फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल इनिशिएटिव। हम डेली द हिंदू एनालिसिस पढ़ाई करते हैं। आज हम 19 अक्टूबर का हिंदू एनालिसिस देख रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको एक दिन बाद वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आपको इस वीडियो का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको जो 50-60 मिनट की वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलती है वो आपको 25 से 30 मिनट में मिल जाएगी, प्लस सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में। आप एक बार पढ़िए, समझिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस इनिशिएटिव। सबसे पहले टॉपिक चल रहा है इजराइल टू अलाउ एड टू मूव इनटू गाजा फ्रॉम इजिप्ट। यानी इजराइल ने बोला है कि हम आपको सहायता देंगे, मतलब इजराइल ने अलाउ कर दिया है किसको, इजिप्ट को, कि आप गाजा को ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस होती है आप दे दीजिए। ऐसा मतलब बाइडेन के हिसाब से बाइडेन ने बोला है ऐसा। तो अभी हमारे लिए ये चीज़ काम की नहीं है, हमारे लिए इजराइल इंडिया रिलेशनशिप काम की है। हमारे लिए इजराइल, अगर इजिप्ट का नाम आ रहा है तो इजिप्ट का एक सिनाई प्रायद्वीप है, वो काम की न्यूज़ है, तो हमको ऐसा पढ़ना पड़ेगा इसको। सबसे पहले नंबर वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है मोदी डायरेक्ट इसरो टू लैंड मैन ऑन मून बाई 2040। तो मोदी जी ने डायरेक्ट किया है इसरो को कि आप लैंड कीजिए मैन को ऑन मून बाई 2040। ठीक है, तो अभी हमारे लिए क्या काम की न्यूज़ है कि इंडिया का स्पेस प्रोग्राम, तो इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाई 2030। यानी 2030 तक इंडिया प्लानिंग कर रहा है कि हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दें। इंडियन स्पेस स्टेशन विल बी मच स्मॉलर, वो बहुत छोटा होगा, वो मास ऑफ 20 टन, सिर्फ 20 टन का, देन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड विल बी यूज फॉर कैरिंग आउट माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट। और माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के लिए उसको यूज़ किया जाएगा। याद रखना कि इसका ऑर्बिट कितना होगा, 400 किलोमीटर के अराउंड ये जो ऑर्बिट होगा उस पर ये एल्टीट्यूड पर घूमेगा। 3 पर्सन कैन बी इन स्पेस स्टेशन, यानी इस स्पेस स्टेशन में 3 पर्सन हो सकते हैं। 7 इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आप सोचिए कि एक साथ 3 आदमी स्पेस स्टेशन में बैठ सकते हैं, जबकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कितने आदमी बैठ सकते हैं, 7 पर्सन उसमें बैठ सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, तो साइंटिफिक डेटा रिसर्च में काम आएगा, साइंटिफिक डेटा को जनरेट करने में काम आएगा। इस तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, याद रखना 3 पर्सन बैठ सकते हैं। ऑर्बिट कौन सा है, 400 किलोमीटर के अराउंड वाले ऑर्बिट के अंदर घूमेगा और 20 टन के आसपास इसका मास होगा, जबकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 7 आदमी बैठ सकते हैं एक साथ। कमिटी ऑन मैरिज बिल गेट्स अनदर एक्सटेंशन, यानी जो कमिटी ऑन मैरिज बिल, आपको पता है कि अभी एक मैरिज बिल है। मैरिज बिल के अंदर क्या, जैसे मैं बताता हूँ आपको सिंपल, कि हमारे जो गर्ल्स की एज क्या है, शादी की एज कितनी है, 18 ईयर। ठीक है, उसको 21 साल करने के लिए बहुत बार रिक्वेस्ट कर दी गई है। तो अभी क्या हो रहा है कि बॉयज़ की एज तो 21 साल है और गर्ल्स की एज कितनी है, 18 ईयर्स। तो अभी एक कमेटी है ऑन मैरिज बिल, उनको अनदर एक्सटेंशन मिल गई है। तो रेजिंग लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमन, फॉर रेजिंग लीगल एज ऑफ वुमन बाई अमेंडिंग द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, यानी चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है। एंड अदर पर्सनल लॉ, लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमन विल बी रेज फ्रॉम 18 टू 21 ईयर्स। उसको 18 से 21 ईयर करने की प्लानिंग है। और इसके लिए कौन से एक्ट में अमेंडमेंट किया जाएगा, एक्ट का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। और उसके लिए कौन सा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 को रिलीज किया जाएगा, ये अमेंडमेंट बिल है। इन इंडिया पहली बार शारदा एक्ट आया था 1929 में, याद रखना 1929 में एक शारदा एक्ट आया था और उसी को बाद में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट बोला गया 1929। उसी एक्ट को, उसका नाम वापस रीनेम कर दिया शारदा एक्ट को, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929। 1978 में क्या हुआ, इस एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया और गर्ल्स की एज 18 साल कर दी गई, बॉयज़ की एज 21 साल कर दी गई शादी के लिए 1978 में। 1929 के बाद उसके बाद न्यू लॉ आया प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, जिसको उसने किसको रिप्लेस कर दिया, CMARA, जो हमारा चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 2000 मतलब 1929 है, उसको रिप्लेस करके एक एक्ट आया है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। और उसमें मैरिज की मिनिमम एज कितनी थी, 18 साल, और मतलब वुमन के लिए, और बॉयज़ के लिए कितनी है, 21 साल। उसमें भी मतलब सेम रहा उसके बाद। लेकिन उसके अलावा कुछ पर्सनल लॉ भी है जिसके अंदर कितनी एज है, तो हिंदू रिलीजन के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ 1955, उसमें बॉयज़ की एज 21 साल और गर्ल्स की एज 18 साल है। और वही इस्लाम के अंदर एक माइनर जो अटेंड कर लेता है पुबर्टी, यानी जब उसका मासिक प्रवाह चालू हो जाता है पुबर्टी, तो उसको बोला जाता है, तब वो शादी की उम्र उसकी स्टार्ट हो जाती है इस्लाम के अंदर। एक स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 और PCM में जो मतलब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, वो भी बोलते हैं गर्ल्स की एज 18 साल और बॉयज़ की एज 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे टॉपिक समझ में आ गए। अब इसके प्रोज फॉर रेजिंग मिनिमम एज फॉर वुमन। तो अभी रेज मतलब हम बोल रहे हैं कि महिलाओं की एज 18 से 21 हो जाएगी, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, उसी कारण वुमन एंड चाइल्ड वेलफेयर पर फोकस किया जाएगा। जैसे कि प्रेगनेंसी, अगर जल्दी शादी हो जाती है तो अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है, और जब खुद ही मतलब महिला इतनी सक्षम नहीं है तो उनकी अर्ली प्रेगनेंसी बाद में दिक्कत क्रिएट करती है। इसलिए हमें क्या नीड है कि उनकी प्रेगनेंसी एक 25 ईयर्स के बाद हो, जिसके कारण वो एकदम सक्षम हो जाए और उनकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आए। वुमेंस एम्पावरमेंट, सबसे बड़ी लाइन ये है कि वुमेंस एम्पावरमेंट की सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, कि महिलाओं के एम्पावरमेंट पे, सशक्तिकरण पे। तो अगर महिलाओं की शादी की एज लेट होगी तो तब तक वो स्किल को डेवलप कर सकती है, खुद की एजुकेशन को बढ़ावा दे सकती है। शादी जल्दी हो जाती है तो उनकी एजुकेशन बंद हो जाती है, सारी चीज़ें बंद हो जाती है। तो वुमेंस एम्पावरमेंट के लिए भी जरूरी है टेकलिंग चाइल्ड मैरिज, और चाइल्ड मैरिज को टैकल करने के लिए, क्योंकि अगर एज बड़ी होगी तो चाइल्ड मैरिज को टैकल करना भी आसान होगा। कौन क्या है, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसके नुकसान क्या है, मतलब चाइल्ड मैरिज की एज को बढ़ाने के लिए कि डिफिकल्टी इन फाइटिंग चाइल्ड मैरिज। मेरी बात समझो, क्या होता है कि जनरली हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है कि वैसे ही बाल विवाह बहुत हो रहे हैं। 18 साल के हिसाब से लोग स्टॉप रुक जाते थे, लेकिन अब क्या होगा, जब 21 कर दिए जाएंगे तो 19, 20, 21 के अंदर शादियाँ बहुत ज़्यादा होगी, तो चाइल्ड मैरिज कम होने की जगह और बढ़ जाएगी। दूसरा 21 है 21 एज विल इंक्रीज चाइल्ड मैरिज, 21 की जो एज है वो इंक्रीज करेगी चाइल्ड मैरिज को।
21 की जो एज है उसके कारण चाइल्ड मैरिज बढ़ जाएगी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैरिज। और अगर 19, 20, 21 में किसी की भी शादी हो रही है तो इसका मतलब है कि वो लीगल नहीं है, और जब चीज़ें लीगल नहीं है तो उसका क्रिमिनलाइजेशन हो जाएगा, और क्रिमिनलाइजेशन का मतलब हो गया कि वो जो भी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है वो सब अपराधी बन जाएंगे, तो धीरे धीरे जो क्रिमिनलाइजेशन है वो भी बढ़ जाएगा। उसके बाद एजुकेशन में कमी हो जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लैक ऑफ एजुकेशन। उसके अलावा कि अगर बच्चों की मतलब शादी की एज हमने बढ़ा दी है, ठीक है, तो इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एजुकेशन की कमी। एजुकेशन की कमी होने के कारण क्या होता है कि उन्हें ये मतलब सबको समझाने के लिए बहुत मुश्किल होती है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है अभी भी, तो इसलिए एजुकेशन की भी कमी भी हो जाती है, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, तो इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एजुकेशन को बढ़ावा दो। जितनी ज़्यादा महिलाएं, पुरुष, उसके अलावा पूरा समाज जितना शिक्षित होगा उतना ही जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं वो खत्म होगी। इंक्रीज स्किल्स, धीरे धीरे स्किल्स को बढ़ाने की जरूरत है कि महिलाओं की स्किल्स को जितना ज़्यादा एम्पावर करेंगे, महिलाएं अगर काम करेगी, वर्किंग वूमन बनेगी, तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, एक समाज के अंदर उनका जीडीपी में भी रोल होगा, उसके अलावा उनका सबसे बड़ा योगदान किसमें होगा, समाज के हित के लिए। और अगर वो एजुकेट होगी, वो स्किल होगी, तो वो अपने बच्चों को भी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करेगी, तो उससे चाइल्ड मैरिज में कमी आएगी। अवेयरनेस प्रोग्राम, उसके अलावा लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि चाइल्ड मैरिज करने के कितने नुकसान हैं, तो इन सारी चीज़ों को अवेयर करने की जरूरत है, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल रेजेज एमएसपी फॉर रबी क्रॉप्स फार्मर्स अनहैप्पी, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ लेना। एक्चुअली क्या होगा कि अगर इसकी साइज़ थोड़ी छोटी हो जाती है, मैं वैसे आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा साथ के साथ, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसकी साइज़ छोटी हो रही है तो क्या नाम है, आप क्या करना कि मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। क्रॉपिंग सीजन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम रबी की बात कर रहे हैं, तो रबी कब, अक्टूबर से दिसंबर के अंदर तो बोई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो ये था, मतलब न्यूज़ तो क्या है, सेंट्रल रेजेज एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर किसके लिए, रबी क्रॉप्स के लिए। लेकिन क्या हमारे लिए ये न्यूज़ काम की है, नहीं, हमारे लिए न्यूज़ काम की क्या है, रबी कब होती है, खरीफ क्या होती है, जायद फसलें क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए काम की है। तो समझो चीज़ों को, मैं आपको समझाते हुए जा रहा हूँ। सबसे पहले रबी की फसल, तो सबसे पहले ये अक्टूबर से दिसंबर के अंदर उगाई जाती है। कल्टीवेशन होता है अप्रैल से जून में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर वीट, बर्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये पाँचों सब मतलब क्रॉप से किसके अंदर आती है, रबी की फसलों में। वीट, गेहूँ, बर्ली यानी जौ, पीस, ग्राम और मस्टर्ड। उसके अलावा कौन कौन से, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इन स्टेट में सबसे ज़्यादा इसको उगाया जाता है। उसके बाद खरीफ की फसलें जून से जुलाई के अंदर, और इसका कल्टीवेशन होता है सितंबर टू अक्टूबर, याद रखना, जून से जुलाई, और इसका कल्टीवेशन होता है सितंबर टू अक्टूबर। और इसके अंदर कौन से, एक तो चावल, मेज, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, सोयाबीन, ग्राउंडनट। और ये कौन से स्टेट, आसाम के अंदर, वेस्ट बंगाल में, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरला में और महाराष्ट्र में, इन सब स्टेट के अंदर खरीफ की फसलों को याद रखना। खरीफ की फसलों एक तो राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, सोयाबीन, ग्राउंडनट, जून से जुलाई में उगाया जाता है, सितंबर से अक्टूबर में कल्टीवेशन हो जाता है, उसका अक्टूबर टू दिसंबर में उगाया जाता है, अप्रैल टू जून में कल्टीवेशन हो जाता है, इसका रबी का। अब जायद फसलों का सुन लो, ये सिर्फ मार्च से जुलाई के अंदर ही उगाई जाती है और मार्च से जुलाई में भी कटाई की जाती है, क्योंकि ये फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं जो बहुत कम टाइम के अंदर उग जाते हैं, उनकी कटाई भी हो जाती है। और ये बीच का जो ड्यूरेशन गैप होता है, जो अप्रैल टू जून के अंदर, जो किसी के अप्रैल में कल्टीवेशन हो गया तो अप्रैल से जून के बीच में या अप्रैल से जुलाई के बीच में जो ड्यूरेशन होता है रबी और खरीफ की फसलों के बीच में, उसमें जायद फसलों को उगा दिया जाता है। उसमें सीजन फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, फूड क्रॉप्स आती है, और ये नॉर्थन और जो नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स है उसके अंदर ज़्यादा उगाया जाता है, और इससे किसान एक अलग इनकम जनरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस को समझ लो साथ के साथ। एमएसपी का मतलब क्या होता है कि ऐसी सपोर्ट प्राइस या मिनिमम अमाउंट जो कौन पे करती है, गवर्नमेंट पे करती है, किनको, फार्मर्स को, किसके लिए, एज रेम्यूनरेशन के रूप में या सपोर्ट के रूप में, उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो एक बॉडी है CACP बोलते हैं उसको, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, वो रिकमेंड करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 23 मैंडेटेड क्रॉप्स, यानी 23 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए एमएसपी को रिकमेंड करने का काम कौन सी संस्था करती है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। एंड FRP, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन के लिए FRP को रिकमेंड करती है। रिकमेंडेशन कौन देती है, CACP। अप्रूवल कौन देती है, दूसरी बॉडी है जो मैं बता दूंगा आपको, तो याद रखना रिकमेंडेशन देने का काम कौन करती है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। CACP कौन सा है, तो अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर है वो मिनिस्ट्री, उसके अंदर CACP आता है। CACP केम इनटू एग्जिस्टेंस इन जनवरी 1965, जनवरी 1965 में ये इसका एग्जिस्टेंस, मतलब ये एग्जिस्टेंस में आई थी ये बॉडी, और ये एक एडवाइजरी बॉडी है। अगर इसकी रिकमेंडेशन हो सकता है गवर्नमेंट माने ना माने, ये गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। एमएसपी को रिकमेंड कौन करता है, CACP, लेकिन अप्रूव कौन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसका ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि अप्रूव कौन करता है, तो हम क्या लिख देते हैं जोश जोश में, CACP के मतलब क्या नाम है, हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर CACP देते हैं, लेकिन नहीं, कैबिनेट कमेटी CCEA लिखना है हमें, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। जबकि हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, हम कितनी बार कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस को डाल देते हैं उसका आंसर, तो यहाँ गलती कर देते हैं हम। उसके अलावा नेक्स्ट लाइन पढ़ो, याद रखना दोनों टॉपिक पढ़ लिया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब क्रॉप्स की लिस्ट को समझ लो, एक तो होता है सीरियल्स, 7 सीरियल्स है, पल्सेज 5 है, ऑयल सीड्स है 7,
मेरी बात सुनिए, अगला टॉपिक है लिस्ट ऑफ क्रॉप्स। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मतलब एमएसपी के अंदर ही जो नेक्स्ट मतलब अपन टॉपिक बोल सकते हैं, उसके अंदर है भाई क्रॉप्स की कितनी लिस्ट है। तो उसके अंदर देखो 23 मैंने बताया था आपको कि 23 ऐसी जो क्रॉप्स है जिनके ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है। तो उसके अंदर 7 फसलें कौन कौन सी, एक तो पेडी, व्हीट, बर्ली, जवार, बाजरा, मेज, रागी, ये तो है सीरियल्स की लिस्ट में। उसके बाद पल्सेज यानी दाल की लिस्ट में ग्राम, अरहर मतलब जो तूर की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, उड़द की दाल होती है, और लेटिन। उसके अलावा ऑयल सीड, ऑयल सीड का मतलब जो तेलीय प्रोडक्ट है, उसके अंदर एक तो ग्राउंड नट, उसके अलावा रेप सीड, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर सीड, सीसम का ऑयल और मतलब ये सेफ्लोवर सीड एंड नाइजर सीड। इस तरह ये नाइजर सीड, अभी ये नाइजर सीड का क्वेश्चन जस्ट आया था, आपको याद रखना पड़ेगा कि एमएसपी नाइजर सीड के लिए है, तो बिल्कुल नाइजर सीड के लिए है। तो इस तरह क्वेश्चन हमको ध्यान रखना, कभी भी यूपीएससी कहीं से भी पूछ सकती है। तो अगर न्यूज़ में है तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद कॉमर्शियल क्रॉप से 4, एक तो रो कॉटन, रो जूट और कोपरा। ठीक है, याद रखना, चारों चीज़ें समझ में आ गई। रो कॉटन, रो जूट, कोपरा और रो मतलब कॉटन। ठीक है, ये 4 टॉपिक हो गए। अब एक शुगर केन होती है एफआरपी। शुगर केन के लिए एफआरपी मैंने आपको पहले बता दिया था कि फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस को रिकमेंड करती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज। ठीक है, अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी एक न्यूज़ और थी सिनाई प्रायद्वीप की, सिनाई पेनिनसुला की, जो मैंने आपको बताई थी किस रिगार्डिंग थी कि इजराइल ने हमास पर अटैक कर दिया। तो उसके लिए एक सिनाई पेनिनसुला है, तो उसके अंदर सिनाई पेनिनसुला ये एक ट्राइंगल शेप्ड पेनिनसुला है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट यानी इजिप्ट के अंदर जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला हिस्सा है वहाँ पर स्थित है। चलो सिंपल। उसके बाद इसके अंदर एक लैंड ब्रिज होता है बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। ये सर्व करता है कि ये जो लैंड ब्रिज, क्योंकि ये लैंड वाला एरिया है, इसके एक साइड में एशिया आ जाता है, एक साइड में अफ्रीका आ जाता है। इट इज़ सोवरेन टेरिटरी ऑफ इजिप्ट, ये इजिप्ट की टेरिटरी है। लेकिन अभी आगे और सुनते रहना, इससे पहले इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं एक बार। 19वीं सेंचुरी में इजिप्ट क्या हो गया था, ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन चुका था। फिर ब्रिटिश रूल इजिप्ट में रहा 1922 तक। उसके बाद सिनाई पेनिनसुला को ऑक्यूपाई कर दिया था किसने, इजराइल ने, जो एक 6 डे वॉर हुई थी 1967 के अंदर। एक 6 डे वॉर हुई थी, उसके अंदर सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा किसने कर दिया था, इजराइल ने। और इजराइल ने उसको रिटर्न कर दिया था इजिप्ट को 1982 में अंडर पीस ट्रीटी। इन 1979 की एक पीस ट्रीटी हुई थी, उसके तहत 1982 में इसको इजिप्ट को रिटर्न कर दिया गया था। अभी याद रखना कि अभी एग्जैक्टली ये इजिप्ट के हाथों में है और इजिप्ट का ही हिस्सा है, लेकिन इसको एक बार इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था जब 6 डे वॉर हुई थी 1967 की। अब इसके समझ लो, क्योंकि इसका क्वेश्चन 100% आने के चांसेस है। इसके अंदर क्या आगे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ऊपर है इसके मेडिटेरियन सी और साउथ में रेड सी। तो मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में कौन सा प्रायद्वीप स्थित है, तो सिनाई प्रायद्वीप। ठीक है, नॉर्थ में आ जाता है कि नॉर्थ में मेडिटेरियन सी, साउथ में रेड सी, ईस्ट के अंदर है इजराइल गाजा स्ट्रिप। ठीक है, वेस्ट के अंदर है स्वेज कैनल, और साउथ वेस्ट के अंदर क्या है, गल्फ ऑफ स्वेज। साउथ वेस्ट के अंदर ध्यान रखना गल्फ ऑफ स्वेज, और साउथ ईस्ट के अंदर है गल्फ ऑफ अकबा। और इसके मेरीटाइम बॉर्डर कौन कौन से, मतलब जैसे ये इजिप्ट का हिस्सा है, तो ऐसी कौन कौन सी बाउंड्री है जिसके अंदर इसके मेरीटाइम बॉर्डर है, तो जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया। तो ऊपर क्या है, नॉर्थ के अंदर मेडिटेरियन सी और साउथ के अंदर रेड सी, ईस्ट के अंदर इजराइल और गाजा स्ट्रिप, और वेस्ट के अंदर है स्वेज कैनाल, और साउथ वेस्ट के अंदर है गल्फ ऑफ स्वेज। तो इसके साउथ वेस्ट के अंदर है स्वेज कैनाल और साउथ वेस्ट के अंदर है गल्फ ऑफ स्वेज, याद रखना दोनों चीज़ें। और साउथ ईस्ट के अंदर है गल्फ ऑफ अकबा, और जॉर्डन है सऊदी अरेबिया, इसके मेरीटाइम बॉर्डर्स है। इस तरह ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। चीज़ें समझो, कितनी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एक्सटेंड कर्व ऑन शुगर एक्सपोर्ट टू काम लोकल प्राइस, ताकि हम लोकल प्राइस को शांत कर सकें। तो उन्होंने शुगर एक्सपोर्ट पे थोड़ा सा कर्व डाला है। तो ये हमारे लिए न्यूज़ काम की नहीं है, हमारे लिए काम की क्या न्यूज़ है, शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया के अंदर। तो शुगर इंडस्ट्री एक तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है जो इम्पैक्ट करती है 50 मिलियन शुगर केन फार्मर्स को, यानी जो शुगर केन जो फार्मर्स है 50 मिलियन शुगर केन फार्मर्स है उनको इम्पैक्ट करने का काम करती है। और 5 लाख वर्कर्स डायरेक्टली एम्प्लॉयड है शुगर मिल्स के अंदर। 5 लाख तो वर्कर्स, और 50 मिलियन का मतलब हो गया कि 5 करोड़। तो 5 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है जो सीधे सीधे इससे अटैच्ड है, इस बिजनेस से। इंडिया एमर्ज एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर एंड वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर इन अक्टूबर 2021-22। 2021-22 की बात है, उसके अंदर वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन था, इंडिया शुगर के मामले में। कंज्यूमर कौन था, इंडिया, और एक्सपोर्टर सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था वर्ल्ड के अंदर। शुगर का टेम्परेचर, मतलब शुगर को उगाने के लिए जो शुगर केन जो गन्ना होता है वो किस टेम्परेचर में उगता है, तो बिटवीन 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर चाहिए। रेन 75 से 100 सेमी की रेन चाहिए, और सॉइल है डीप रिच लोमी सॉइल्स। अगर डीप रिच लोमी सॉइल होगी और रेनफॉल 75 से 100 सेमी और 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। इसके अंदर टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। याद रखना, सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, अगर इस इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तो क्या फ़ायदा मिलेगा, एक तो अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, सबसे पहली बात। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी इनिशिएटिव पर मतलब इस इंडस्ट्री की अभी ग्रोथ चल रही है पिछले सालों में। वाई, क्योंकि एक तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिला है, दूसरी चीज़ हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी शुगर इंडस्ट्री के पक्ष में है, शुगर केन के पक्ष में, क्योंकि हम एथेनॉल बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, वहाँ पर शुगर केन के बहुत ज़रूरत होती है। तो धीरे धीरे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो भी इसी पक्ष में है। इंप्रेसिव शुगर सीजन, और इस बार का शुगर सीजन भी बहुत जोरदार निकला है। इस तरह इस इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि स्वीटनर्स की बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि आजकल एक न्यूज़ आने लग गई है मार्केट में कि
शुगर को हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर शुगर को कोई डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता है तो उस केस में क्या करना पड़ता है उसको, कि उसके अलावा बहुत सारे स्वीटनर्स आते हैं, बहुत सारे चॉकलेट्स आती है, लोग उनको खाते हैं, तो शुगर का डायरेक्टली शुगर को खाने का काम नहीं करते हैं। तो इसके कारण क्या हो गया, ये कंपटीशन हो गया है स्वीटनर से, कि हम लोग शुगर का यूज़ करके उसकी जगह दूसरी चीज़ों का यूज़ करने लग गए हैं। लेक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, शुगर इंडस्ट्री आज भी बहुत पुरानी 50-50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। तो अगर हमें वर्ल्ड के साथ कम्पीट करना है, वर्ल्ड के अंदर आगे बढ़ना है, तो वी हैव टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एनवायरमेंटल इंपैक्ट, उसके अलावा शुगर के अंदर, गन्ने के अंदर पानी का यूज बहुत ज़्यादा होता है शुगर केन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर से मतलब पोल्यूशन वाली चीज़ें भी होती है, तो एनवायरमेंट पर भी इंपैक्ट पड़ता है। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, शुगर इंडस्ट्री के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है। जैसे कि अभी क्या है कि गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ शुगर के पक्ष में है, अगर शुगर इंडस्ट्री के पक्ष में है तो धीरे धीरे जो शुगर केन इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, उसको बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी इसके अगेंस्ट होगी तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है इस इंडस्ट्री के अंदर। इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन भी साथ के साथ ही पढ़ लेते हैं, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर जो प्रीमियम शुगर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरफेस, ये गवर्नमेंट और जो शुगर इंडस्ट्री, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक प्लेयर्स और गवर्नमेंट के बीच में इंटरफेस का काम करता है। ये एसोसिएशन, इसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक प्लेयर दोनों ही इसके अंदर इस एसोसिएशन का पार्ट है। इसका उद्देश्य है कि फंक्शनिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक शुगर मिल्स, पब्लिक एंड प्राइवेट शुगर मिल्स का जो इंटरेस्ट और फंक्शनिंग है उसको सेफगार्डली, मतलब उसको सेफ्टी पहुंचाने का काम किसका है, इस एसोसिएशन का, ठीक है। अभी एक एडिटोरियल आया है, सिंपल है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ उसके टॉपिक समझ लो आप, अपने को सिर्फ सुनना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एडिटोरियल्स दोनों। एक तो मेजर ऑफ वर्किंग वुमन, एक, हाँ इससे पहले एक टॉपिक पढ़ लो, अयोध्या का जो हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर है, उस अयोध्या राम टेम्पल ट्रस्ट रिसीव FCRA लाइसेंस टू एक्सेप्ट फॉरेन डोनेशन। पहले क्या हुआ था कि हमको अयोध्या के अंदर 3500 करोड़ का डोनेशन इंडिया से ही मिला है, ओनली इंडिया से कितना डोनेशन मिला है, 3500 करोड़ का, और उनके पास, उस ट्रस्ट के पास FCRA का लाइसेंस नहीं था, इसके कारण फॉरेन फंडिंग हमारे पास नहीं आ पा रही थी। लेकिन नाउ हमें FCRA का लाइसेंस मिल गया है, फॉरेन मतलब जो ये अपने FCRA का जो लाइसेंस मिल गया है, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट, और उसका लाइसेंस मिलने से अब क्या बेनिफिट मिलेगा, उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि हमें जो हमारा राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उसको वर्ल्ड वाइड फंडिंग उसको मिल सकती है, ठीक है। ये टॉपिक समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक और समझ लो, कमेटी ऑन मैरिज बिल का भी देख लिया है, इजराइल का भी देख लिया है टॉपिक। उसके अलावा अब ये जो आप दो, एक तो मेजर ऑफ द वर्किंग वुमन, ये एडिटोरियल है, तो एडिटोरियल समझ लो। सबसे पहले द मेजर ऑफ वर्किंग वुमन, तो पॉइंट्स क्या है, GDP ग्रोथ। हमारे यहाँ जनरली क्या होता है, इसको सिर्फ सुनते रहो और इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बनाने हैं वो निकाल लो, कि सबसे पहले क्या चीज़ होती है कि मेजर ऑफ वर्किंग वुमन। हमारे यहाँ पे वर्किंग वुमन कैसे कि डोमेस्टिक वर्कर्स ज़्यादा है, 81% ऑफ वुमन इंडिया के अंदर है वो अनपेड डोमेस्टिक सर्विस में काम करती है, जैसे रोटी बनाना, सब्जी बनाना, घर का काम करना, पोछे लगाना, झाड़ू लगाना। मैं उनके लिए कमी नहीं निकाल रहा हूँ, मैं उनके पक्ष में ही बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये कि वो 80% जो आप सोचिए अपने इंडिया की 100 में से 80 लेडी सिर्फ इस वर्किंग में लगी हुई है, जिनको ना तो उनको कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, ऊपर से पब्लिक के द्वारा उनको ताने भी मारे जाते हैं। तो इस तरह ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इसके लिए क्या हुआ है कि अब गवर्नमेंट अगर उसको GDP के अंदर इंक्लूड करना है, GDP को बढ़ावा देना है, तो हमें उनकी मतलब जो वुमन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना होगा। GDP में अगर हमारी GDP को ग्रोथ करना है तो हमें वुमन की स्किल्स को बढ़ावा देना होगा, वुमन एम्पावरमेंट पर फोकस करना होगा, वुमन को भी हमें जॉब के अंदर बेनिफिट देना होगा, उसके अलावा वुमन को मॉनेटरी बेनिफिट भी देना होगा, तभी जाके हम ये काम कर सकते हैं। और साथ में वर्किंग वुमन को वैल्यू देनी होगी। अगर हमारे घर पर कोई डोमेस्टिक अनपेड वर्कर्स है, जो हमारी लेडीज़ होती है, तो हमें उनको वैल्यू देनी होगी कि उनके काम की अगर उन्हें मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्किंग नहीं कर रही है। अगर वो कहीं और वर्किंग करती तो उसका मॉनेटरी बेनिफिट मिलता, लेकिन वो घर पर काम कर रही है बिना किसी हेल्प के, तो हमें उन्हें वैल्यू देने की भी ज़रूरत है। और वर्किंग जो वुमेंस है उनको भी वैल्यू देने की ज़रूरत है, उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि आप वर्किंग करो और उनकी जो एक्टिविटी बाहर वाली एक्टिविटी के लिए उनको सपोर्ट करो, और सपोर्ट करेंगे तभी आने वाले भविष्य हमारा सेफ एंड सुरक्षित रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ सुन लो, बट मेन आर इन, जबकि अनपेड डोमेस्टिक सर्विस के अंदर 20 से 22% लोग ही घर का काम ऐसा करते हैं जो कि अनपेड डोमेस्टिक सर्विस वाला काम करते हैं, जबकि वुमन सबसे ज़्यादा काम करती है, लेकिन उनको अभी भी उतनी वैल्यू नहीं मिल रही है, उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उतना उनके लिए लोगों के द्वारा फोकस नहीं किया जा रहा है। तो अगर हमें हमारी इकोनॉमी, हम वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हम 5वीं से अगर हमें हमारा टारगेट तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, तो हमें हमारी वुमेंस को भी एम्पावर करने की नीड है, ऐसा ऑथर बोल रहा है। हमें फैमिली केयर एंड इनकम जनरेट, जैसे लेडीज़ पर सबसे बड़ा बर्डन क्या होता है, डबल बर्डन होता है कि अगर उनको इनकम भी जनरेट करनी पड़ती है, साथ में अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना पड़ता है, फैमिली की केयर करनी पड़ती है, बच्चों की केयर करनी पड़ती है, बड़ों की केयर करनी पड़ती है, प्लस इनकम को जनरेट भी करना पड़ता है, तो उसके लिए आउटसाइड भी जाना पड़ता है। तो घर पर काम करो, बाहर काम करो, घर पर काम करो, बाहर काम करो, तो इस तरह डबल बर्डन पड़ जाता है। तो अगर उनका, हमारे सोसाइटी का उन्हें सपोर्ट मिलेगा, तभी जाके हम वुमेंस को एम्पावर कर सकते हैं। और जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर वुमेन है, तो उनको क्या इश्यू है, उनके बच्चों को भी वहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की यहाँ लेके आ जाते हैं। तो अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण जो धूल पॉल्यूशन जो भी उड़ रहा है, वो उनके बच्चों के माइंड पर असर करता है, और जो उनकी ग्रोथ होती है उसमें कमी होती है। तो इसका नुकसान किनका है, उन बच्चों को है जो कि उनका भविष्य खतरे में है। तो इस तरह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर वुमेन्स है, उस पर भी सरकार को नीड टू फोकस ऑन देम, कि उन्हें या तो उनके बच्चों के लिए प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, उनके लिए प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। बाकी दिक्कत ये हो जाएगी कि वो बच्चे एक तरह से, जो मेन हमारी थीम ऑफ द पार्ट है डेमोक्रेसी का, या भविष्य के अंदर जो सोसाइटी का पार्ट बनने वाले हैं, GDP का पार्ट, वो नहीं बन पाएंगे। वो भी क्या होगा, पोल्यूशन से उनका माइंडली एक्टिविटी सेटअप काम कम करने लग जाएगा। इसलिए
कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाली वुमन पर भी फोकस करने की जरूरत है। एक साथ में एक चीज़ देख लो, एक न्यूज़, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इंडिया के अंदर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितनी है? इंडिया के अंदर 32%, लेकिन वर्ल्ड बैंक बोलता है 24% वुमन ही सिर्फ मतलब वर्किंग वुमन है, लेकिन चाइना के अंदर 61%। तभी चाइना से हमारा कंपटीशन करना कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चाइना के अंदर वुमन एम्पावरमेंट पर भी बहुत फोकस किया है। 61% और 24% में कितना डिफरेंस है। बांग्लादेश के अंदर 38% वुमन वर्किंग करती है। नेपाल के अंदर 29% लेबर फोर्स है, वुमन लेबर फोर्स। पाकिस्तान के अंदर 25% है, मतलब हम और उनसे पीछे हैं। और साथ में हमें अवेयरनेस जनरेट करने की जरूरत भी है कि महिलाओं की अवेयरनेस करो, महिलाओं की वर्किंग को बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं पर फोकस किया जाए, उनको वैल्यू दी जाए, उनके काम के लिए उनको सम्मान दिया जाए। और अगर हम सभी इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे तो हमें हमारे समाज को हम बढ़ावा दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। 19 अक्टूबर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए एक बार, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं टेलीग्राम के अंदर साथ ही साथ PDF डाल रहा हूँ, इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो एक न्यूज़ थी रबी क्रॉप वाली, हो सकता है वो थोड़ी सी कट जाए, तो आप उसको PDF से देख सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोशिश कीजिए, समझते जाइए। और अगर आपको कुछ इश्यू लगता है तो कमेंट कीजिए। चीज़ें बहुत ईजी है, और अगर आप हैंड रिटन नोट से देखेंगे तो आपको लगा होगा कि बहुत सिंपल से हमने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।